उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। नए कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था, लेकिन महीनों बाद भी राज्य में 4000 से ज्यादा संपत्तियां दर्ज नहीं हो पाई हैं। आशंका जताई जा रही है कि इनमें से कुछ संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा कर वक्फ में दर्ज की गई हों। सरकार ऐसी सभी संपत्तियों पर कार्रवाई कर सकती है। हरिद्वार उन जिलों में सबसे टॉप पर है जहां करीब 350 संपत्तियों का ब्यौरा छिपाया जा रहा है। देहरादून में ऐसी 188 तो अल्मोड़ा जैसे पहाड़ी जिलों में भी 14 संपत्तियां हैं। इनका उम्मीद पोर्टल पर कोई ब्यौरा दर्ज नहीं। सरकार की शक की सुई अब इन्हीं पर अटक गई है। वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत सरकार ने उम्मीद पोर्टल शुरू किया है, जिसमें वक्फनामा से लेकर खसरा खतौनी तक का रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में ऐसी वक्फ संपत्तियां चिन्हित हुई हैं जो वक्फ बोर्ड में दर्ज तो हैं, लेकिन उम्मीद पोर्टल पर उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सरकार को शक है कि इनमें से कई संपत्ति सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई और बाद में उन्हें वक्फ में दर्ज कर दिया गया। अब जब पोर्टल पर दस्तावेज और साक्ष्य मांगे गए तो कब्जेदार जानकारी देने से बच रहे हैं। उत्तराखंड में 7000 से अधिक संपत्तियां वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, जिनमें से करीब 2100 औकात संपत्तियां हैं और 5000 से अधिक संपत्तियों में कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, मदरसे, मजारे, इमाम बाड़ा, स्कूल आदि शामिल हैं। इनमें से अभी तक केवल 3700 संपत्तियां ही उम्मीद पोर्टल पर दर्ज की गई हैं। साथ ही में जो ऐसे डिफॉल्टर्स है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या वो वक्त प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं, वैध अवैध की बात है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिनके पास कागज है वो उनको पंजीकृत करना है, और जो पंजीकृत नहीं करेंगे इसमें वहां पे तो उसमें जो है जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत और जो हमारे एक्ट में व्यवस्था दी गई उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार उन जिलों में सबसे टॉप पर है जहां करीब 350 संपत्तियों का ब्यौरा छिपाया जा रहा है। देहरादून में ऐसी 188 तो अल्मोड़ा में पहाड़ी जिले में भी 14 संपत्तियां हैं जिनका उम्मीद पोर्टल पर कोई ब्यौरा दर्ज नहीं है। सरकार की शक की सुई अब इन पर अटक गई है। लगभग 800 वक्फ दर्ज नहीं हुए हैं और उन 800 वक्फ की लगभग 2500 से अधिक संपत्तियां को खुर्द-बुर्द करने की सेटिंग वेटिंग चल रही है। वक्फ माफिया सक्रिय है। वक्फ इंक्रोचर, वक्फ के कब्जेदार भूमाफियाओं के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ संपत्तियां जानबूझकर कुछ लकड़बग्गे दर्ज नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वक्फ में संपत्ति दर्ज नहीं होगी तो ये संपत्ति उनकी रह जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ऐसी वक्फ संपत्तियों को लेकर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। वक्फ संपत्ति के प्रबंधकों को अब 6 अगस्त तक का वक्त दिया गया है। जो संपत्तियां तय समय सीमा तक उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं होंगी, उन्हें अवैध कब्जा मानते हुए सरकार में निहित करने की तैयारी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में इस पर बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वन क्लिक के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के 7.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में अप्रैल महीने की पेंशन जारी की है। कुल 111 करोड़ रुपए की राशि वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान भरण पोषण अनुदान, तीलू, रौतेली और बौना पेंशन के लाभार्थियों को ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजना से जोड़ने के लिए लगातार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में सत्ता की हैट्रिक लगाने को बेताब बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों का कोटा बढ़ा सकती है। क्या इस बात का कुछ अन्य सिटिंग विधायकों के टिकट कटने की संभावना से लेना देना है? आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिए थे, जो करीब कुल टिकटों का 11% है। अब जब पार्टी का फोकस महिला वोटर्स की तरफ है तो चर्चा इस बात की है कि पार्टी आने वाले चुनाव में महिला कैंडिडेट्स का कोटा पिछली बार से ज्यादा बढ़ा सकती है। वहीं ये भी चर्चा है कि उम्र के अघोषित नियम और अन्य वजहों से
पार्टी कुछ सिटिंग विधायकों का टिकट भी काट सकती है। इस सबके बीच नेताओं के घरों की अगली पीढ़ी भी राजनीति में तैयार हो रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हों या फिर डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, इनकी बेटियां राजनीति में सक्रिय रोल में दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत को आधार मानती है। हमारे सर्वे चल रहे हैं, 2 सर्वे हो चुके हैं। जिन सीटों में कमजोरी थी वहां के विधायकों को हमने बताया भी है कि उन सीटों पर और कहां पर जनता की आवश्यकता में खड़े उतरने का प्रयास करें, उसको प्रयास करने की आवश्यकता है। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी शाखा बनाए। ऐसे टिकट जो जीतने की स्थिति में नहीं है तो निश्चित रूप से पार्टी निर्णय करती है, वहां पर दूसरे प्रत्याशी भी हो सकते हैं, लेकिन हम पूरे चुनाव में जीत को ही आधार हम बनाने वाले। पहले भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में, लोकसभा में महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट देने वाली पार्टी है और आने वाले समय में भी। अब तो एक कमिटमेंट भी भारतीय जनता पार्टी ने एक देश में एक नजीर पेश की है और 33% आरक्षण लाने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे वो हमारे स्टेट में हो या उत्तर प्रदेश में हो या आने वाले किसी भी चुनाव में हो, सबसे ज्यादा टिकट अगर कोई पार्टी महिलाओं को देगी तो वो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। बीजेपी में जो अभी 7 महिला विधायक हैं, उनमें कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी हैं। नैनीताल विधायक सरिता आर्या विधायक बनने से पहले नगर निगम पालिका अध्यक्ष रही। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। मतलब साफ है कि राजनीति में टिकट की ज्यादातर हकदार मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही रही है। अब अगर कुछ सिटिंग विधायकों का टिकट कटता है तो वो अपने बच्चों के लिए अभी से तैयारी करते दिख रहे हैं, खासकर जिनके घर में महिलाएं राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और पॉलिटिकल ठगी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में बड़ी साजिश की आशंका जताई। उनका कहना है मामले में शामिल सभी लोगों के नाम सामने आने चाहिए, जांच पारदर्शी होनी चाहिए। हरीश रावत का कहना है कि इस मामले में उनकी गणेश गोदियाल से कोई बात नहीं हुई। मैं उतने दिनों से सो नहीं पाया। मैंने जो मेरे पे आरोप लगे, मैंने कभी उन आरोपों को मैं सोच नहीं सकता हूँ। मेरे घर में मेरे परिवार के लोग नहीं सो पाए। हमने जिंदगी में इस तरह की स्थिति को कभी फेस नहीं किया और इसके पीछे निश्चित रूप में साजिश है। इस विषय में न उनसे बात हुई है और मैंने जो पढ़ा है, मैं केवल अखबार की किसी बात से अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के नेता के किसी बयान के विषय में कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं है। 4 साल बाद चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को अपने विधायकों का ट्रेनिंग प्रोग्राम याद आ गया है। पार्टी अब मैदान में उतरने से पहले मेयर, पार्षद, विधायकों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए खास चुनावी टिप्स देने की तैयारी में है। दिखाते हैं आपको। चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने अपने विधायकों और जनप्रतिनिधियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की है। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर रहेगा। इसके लिए विधायकों को बूथ मैनेजमेंट की बारीकियां समझाई जाएंगी। जनता से संवाद बढ़ाने, सोशल मीडिया पर प्रभावी इस्तेमाल और सरकार की उपलब्धियों को जमीन तक पहुंचाने के टिप्स दिए जाएंगे। इसके बाद पार्टी की यूथ विंग और महिला विंग के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की योजना है। का प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। अभी हमारे जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, इससे पहले मंडल के समापन हुए, अब जिला स्तरीय वर्ग के हमारे ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। इसका जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर नगर पालिका के सभासद हैं, उनके चेयरमैन हैं, नगर जिला पंचायत सदस्य हो गए, उनके चेयरमैन हैं, इन सब का भी वर्गों का कार्यक्रम है। ट्रेनिंग कैंपों के माध्यम से पालिका अध्यक्ष, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, पार्षद और सभासद जैसे जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्रों में चुनावी जिम्मेदारियों के टारगेट सौंपे जा सकते हैं। जानकार मानते हैं कि बीजेपी इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए हर स्तर पर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जब भी कोई जनप्रतिनिधि बनता तो बहुत सारे ऐसे भी होते जो पहली बार बनते हैं, तो उनको विधायी कार्यों की ठीक प्रकार से जानकारी मिले, कार्यों को कैसे किया जाना है, उनको धरातल पर कैसे उतारना है
पब्लिक के अंदर उनका बिहेवियर कैसा रहना है, संगठन के प्रति उनकी जिम्मेदारी कैसे निभानी है, ये सारे विषय हमारे प्रशिक्षणों के विषय रहते हैं। जाहिर है 2027 के चुनावी अखाड़े में उतरने से पहले बीजेपी अपनी मजबूत किलेबंदी कर रही है। ट्रेनिंग कैंपों के माध्यम से पार्टी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने के साथ ही अपनी रणनीति को धार देने का काम कर रही है, ताकि सत्ता में हैट्रिक के अपने टारगेट को आसानी से साधा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में शहर भर में जगह जगह खोदी जा रही सड़कों के कारण हो रही परेशानियों के मद्देनजर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बुधवार को अंडरग्राउंड केबलिंग को लेकर समीक्षा बैठक की। मीटिंग में मुख्य सचिव ने पिटकुल को निर्देश दिए कि खुदाई, केबलिंग और ब्लैक टॉपिंग का काम जून तक पूरा किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि एक साथ पूरे शहर में खुदाई ना करें, सीमित स्थानों पर काम कर लेबर को केंद्रित किया जाए ताकि काम तेजी से हो और लोगों को काम में परेशानी ना हो और लोगों को कम परेशानी हो। वहीं डीएम को साप्ताहिक मॉनिटरिंग और एक जगह काम पूरा होने के बाद ही आगे कार्य की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ी घाट सड़क पर बेकाबू कार एक मकान की छत पर जा गिरी। हादसे में कार के ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि काफली गैर का रहने वाला एक शख्स भुवन अपनी कार से जा रहा था, तभी देहोली गांव के पास उसकी कार बेकाबू हो गई। सड़क के नीचे एक मकान की छत पर जा गिरी। हादसे में भुवन की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। देहरादून के कांवली रोड पर एक बेकाबू डंपर ने एक राहगीर को कुचल दिया, इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है, लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है और आरोपी ड्राइवर की फिलहाल तलाश की जा रही है। नैनीताल जिले की लालकुआं नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। विकास कार्यों में फाइनेंशियल गड़बड़ी की शिकायत पर डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को सौंपी गई, जिन्हें 15 दिनों में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट डीएम को सौंपनी होगी। डीएम को शिकायत मिली है कि नगर पालिका में डस्टबिन खरीद, टॉयलेट निर्माण, अलाव की लकड़ी खरीद में गड़बड़ी के साथ 6 पूजा स्थल निर्माण में गंभीर पैसे संबंधित भ्रष्टाचार हुए। बिना टेंडर मनमाने तरीके से काम के आरोप लगे हैं। पंचायत लालकुआं में विभिन्न मीडिया स्रोतों और अन्य शिकायतों के आधार पर कुछ ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं या वित्तीय नियम प्रक्रियाएं हैं, उसको लेके कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स की थी। बद्रीनाथ धाम को अब स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पर्यटन विभाग ने मास्टर प्लान की प्रगति रिपोर्ट दी है और इसमें तीर्थ यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ दिव्य अनुभव देने पर जोर दिया है। योजना के तहत देव दर्शनी पॉइंट, बद्री नारायण चौक, ISBT वॉल पर भित्ति चित्र, वसुधा वाटिका और भगवान विष्णु से जुड़े प्रतीकों पर आधारित भव्य कलाकृतियां विकसित की जाएंगी। साथ ही पैदल मार्ग, लाइटिंग, बैठने की व्यवस्था और स्ट्रीट स्केप सुधार भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों में स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि बद्रीनाथ और आस्था, प्रकृति और आधुनिकता का आदर्श संगम बन सके। हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर तैयारी तेज हो गई है। इसके साथ सभी प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है और गुरुद्वारा कमेटी और स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम हेमकुंड साहिब पहुंच रही है, यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। हेमकुंड साहिब में अभी भी मौसम बदल रहा है और मौसम बदलते ही बर्फबारी हो रही है। इसके बावजूद भी कपाट खोलने की तैयारी जारी है। 23 मई को सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे।
हमारे जो डिपार्टमेंट रहते हैं जिनको वहाँ पे अवस्थापना सुविधाएं देनी है उनको समुचित व्यवस्थाएं देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और वो लोग मौके पे जाकर के इन चीज़ों को देख रहे हैं। और क्योंकि कपाट हमारा हेमकुंड का जब भी खुलेगा उससे पहले ही आपको सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध देखने को मिले। धीरेन्द्र शास्त्री आज बद्रीनाथ पहुंचे, जहां पर हेलीपैड पर भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया। धीरेन्द्र शास्त्री करीब 22 दिनों तक बद्रीनाथ में रहकर साधना करेंगे। इसके साथ यहां कथा और प्रवचन के माध्यम से विश्व कल्याण, मानवता की सेवा और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का संदेश भी देंगे। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ दिन बद्रीनाथ में ही रहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री और उनका हेलीपैड पर कैसे स्वागत हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार में फर्जी तरीके से चल रहे 4 अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। चारों सेंटरों के लाइसेंस रद्द किए गए। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा में व्यापारी के घर में लाखों की चोरी के हफ्ते बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। हल्द्वानी में एसडीएम ने बेस हॉस्पिटल समेत कुछ स्कूलों और बिजली विभागों के ऑफिसों का भी औचक निरीक्षण किया। हरिद्वार में पुलिस ने एक मकान में चल रहे अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 200 लीटर लहन को मौके पर नष्ट किया। कोटद्वार पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में झारखंड के जामताड़ा के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कोटद्वार निवासी से ठगे थे 1 लाख रुपए। बागेश्वर के कौसानी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। टीम ने सब्जी मंडी, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट से 24 नमूने जांच के लिए भेजे हैं। बजरंग वाहिनी दल ने भीम आर्मी संगठन के नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनके नेताओं पर सोशल मीडिया के सनातन के अपमान का आरोप लगाया है। चमोली में कर्णप्रयाग के लंगासू में सड़क पर बरसात का पानी भरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। गढ़वाल कमिश्नर और आईजी गढ़वाल ने केदारनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं और तीर्थ पुरोहितों से भी संवाद किया। जोशीमठ नगर क्षेत्र में पार्किंग नहीं होने से चारधाम यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। कई किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी करके लोग नरसिंह मंदिर पहुंच रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ जिले में 2 भालुओं के आपस में लड़ने का वीडियो सामने आया। वीडियो किसी राहगीर ने शूट किया है जो थल डीडी हाट रोड का बताया जा रहा है। वीडियो में 2 भालू आपस में दोस्ताना लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भालू पाए जाते हैं। हालांकि गुलदारों की तरह उनका इस तरीके से रोड पर दिखना असामान्य घटना होती है। जैसे आपस में एक दूसरे हो रही है। देहरादून में जू में आपको बाघ, गुलदार के साथ अब भालू भी देखने को मिलेगा। बुधवार को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नवनिर्मित भालू बाड़े का लोकार्पण किया। इसमें हिमालयी काला भालू आपको देखने को मिलेगा और चमोली में कई लोगों पर हमला करने वाले भालू को भी कुछ दिन बाद इसी बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। अपने आक्रामक व्यवहार के कारण इस भालू को अभी रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। मसूरी जाने वाली रोड पर स्थित देहरादून जू पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। बीते साल इस जू में 8 लाख पर्यटक आए। इनमें 6 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। ये पालतू भालू रहा है जो चक्रौता में एक व्यक्ति के द्वारा पाला गया, तो उसके बाद इसको यहाँ लाया गया और आज इसको इस जू को समर्पित किया गया है, जिससे आम आदमी इसको देख सके। जिससे आपने देखा लेकिन इतने वाइल्ड लाइफ लवर हैं लोग। जब यहाँ पर हम लोगों ने टाइगर पिछली बार यहाँ पर रिलीज किए तो टाइगर के बाद 1.5 लाख टूरिस्ट यहाँ पर वृद्धि हुई है। प्रदेश के युवा विदेशों में नौकरी पाने के लिए जापानीज और जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो कि दोनों देशों में नौकरी की राह आसान बना रहा है। दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड में अब तक 95 लोग जापान और जर्मनी में फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर समेत अलग अलग फील्ड में नौकरी पा चुके हैं।
मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत युवा 6 महीने का भाषा कोर्स कर विदेश में अपना करियर बना रहे हैं। देहरादून के 2 सेंटर समेत बागेश्वर में भी जापानी और जर्मन भाषा की 6 महीने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें न सिर्फ भाषा ज्ञान बल्कि कामकाज के तरीके, व्यवहार और संस्कृति की भी जानकारियां दी जा रही हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एक लैंग्वेज एग्जाम पास करना होता है, जिसके बाद नौकरी का रास्ता साफ होने की उम्मीद बढ़ जाती है। मैं जापान इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जो भाई बहन हैं वो वहीं जॉब करते हैं, वहीं रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि जापान एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और वहाँ पे ये है कि आप अपने आप को एक मैच्योर इंसान बना सकते हैं। वहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पढ़ने के लिए और गवर्नमेंट ने भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि जो यंग जनरेशन है वो बाहर जाके डायरेक्टली पढ़ाई कर पाए, जो कि पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था। भाषा को सीख रहे टीचर भी खुद विदेशों में नौकरी करके आए हैं, जो बताते हैं कि इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण इसका सैलरी पैकेज और मिलने वाली सुविधाएं हैं। हर महीने करीब 1 लाख से ज्यादा तक का पैकेज आसानी से मिल जाता है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रहने खाने का इंतजाम सरकार मुफ्त में कर रही है। अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। जितना तुम यूजुअली कितनी फीस देते हो, अभी गवर्नमेंट की तरफ से इनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि कम पैसों में तुम जापान होके आ सको। यूजुअली टिकट्स ही तुम्हारे 1 लाख तक के होते हैं, पर उसके अंडर में ये लोग सारा कोर्स करके 6 से 7 महीने लगेंगे इन्हें जापानीज सीखने में। बाकी केयर गिविंग का अलग से कोर्स कर रहे हैं ये लोग यहीं पर, वो लेके फिर एग्जाम देंगे और फिर 1 साल के अंदर जापान भी पहुंच जाएंगे। 1 जुलाई 2023 से लेकर अब तक 95 युवा विदेश में नौकरी पा चुके हैं, जिसकी खास बात यह है कि भाषा को सीखने में 60,000 रूपए से भी कम की लागत लगती है और उसमें भी 20% खर्च प्रदेश सरकार उठाती है। डिप्लोमा, डिग्री या होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग से जुड़े सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी के खुरमोला गांव में मौसम ने करवट ली और तेज ओलावृष्टि हुई और ओलों की मार से खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ। किसानों की मेहनत पर मौसम की मार पड़ गई। पिछले कुछ दिनों से उत्तरकाशी में शाम होते ही मौसम तेजी से बदल रहा है। कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र में आस्था और परंपरा का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। क्षेत्र के प्रसिद्ध टकिया नागराज की डोली 13 साल बाद 3 दिवसीय प्रवास पर थाती गांव की पौराणिक थात पहुंची है और जब ठकिया नागराज देवता की डोली थाती गांव की थात से बाहर निकली तो पूरा माहौल जयकारों और ढोल दमाओं की थाप पर ग्रामीण जमकर रासो नृत्य करते नजर आए और 3 दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सार में बुलाए हम है तेन हमारे थात के बारे में बताए कि 3 दिन को पाठ करे है तो तुम्हारे सुख शांति गई और मैया खूब सुख शांति से हुए क्या बढ़िया खूब नाची खेली खुशी कहीं गई देवता हमारे ब्राह्मण लोग भी सब हमारे साथी का पूरा ग्राम सभा हमारे सब लोग 7 दिन तक खुशी खुशी देवताओं की विदाई हुएगी। ये देवता है हमारे कुल देवताओं के मान्य इसमें है और थात जो हमारी जो 5 पांडवों के इसमें ये देवता जो है सबसे मान्य है, रखने वाले हैं और ये हमारे जो सभी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले देवता हैं, इसमें रक्षा करने वाले हैं